मुग़ल साम्राज्य आज का हम लोग का टॉपिक है और इसी मुग़ल साम्राज्य के बारे में इसकी जो शुरुआत कैसे हुई इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसमें कई सारे वीडियोस लगेंगे, तो आने वाले दिनों में 3-4 दिन तक हम लोग मुग़लों के बारे में ही बातचीत करेंगे। ये जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल साम्राज्य था, इस मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर। बाबर जो था ये पहला मुग़ल बादशाह माना जाता है। बाबर, इसका जो टाइम पीरियड था इंडिया में 1526 से 1530 तक था, 1526 to 1530। अब ये जो बाबर था भारत में पहला बादशाह मुग़लों का, तो इसको बादशाह कहा गया। जैसे यहाँ पर हम शब्द इस्तेमाल करें मुग़ल बादशाह, जैसे अकबर या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब, इन लोगों के लिए मुग़लों के लिए बादशाह शब्द का इस्तेमाल किया। जबकि इसके पहले हम लोग जब दिल्ली सल्तनत देख रहे थे तो दिल्ली सल्तनत में आपको बताते थे कि पहला सुल्तान है तो अंतिम सुल्तान है, तो वहाँ पर जो शासक थे उनको हम लोग सुल्तान कह रहे थे, और जबकि यहाँ पर बादशाह कहते हैं। तो ये जो बादशाह शब्द है या सुल्तान शब्द है, ये दोनों शब्द एक ही है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में कुछ अंतर है। तो जनरली देखने में एक ही जैसा लगता है कि जो राजा होगा उसको बादशाह कहें या सुल्तान कहें, ये देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, कुछ मौलिक अंतर थे। मौलिक अंतर होने का मतलब है कि जैसे जब जो सुल्तान लोग थे दिल्ली सल्तनत वाले, जो सल्तनत के जो सुल्तान थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था तो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये लोग जो सुल्तान होते थे, जब ये सुल्तान बनते थे तो ये संप्रभु नहीं थे, सोवरेन, मतलब इनके ऊपर ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल स्वतंत्र थे, इनके ऊपर कोई नहीं है। इन लोगों का मानना था तुर्की काल में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में, कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम राज्य है, उसका जो मुखिया है, उसका हेड है खलीफा। खलीफा के अंडर में ये लोग सुल्तान बनते थे, यानी सुल्तान बनने के बाद परमिशन लेते थे खलीफा से, खलीफा उनको खिलवत देता था, तब वो सब सुल्तान माने जाते थे। यानी खुदा के बाद खलीफा के अंडर में सुल्तान होते थे, ठीक। यानी वो लोग खलीफा के अंडर में खुद को मानते थे और उसके हिसाब से चलते थे। जबकि मुग़लों ने इस परंपरा को बिल्कुल फॉलो नहीं किया, उन्होंने खुद को खलीफा के अंडर नहीं, खुद को खलीफा के पैरेलल कर दिया। यानी वो जो मुग़ल थे ये किसी को अपने आप को खलीफा के अंडर में, खलीफा के बराबर मानते थे, ठीक। और जबकि सुल्तान जो थे वो खलीफा के अंडर में अपने आप को मानते थे। तो इसलिए ज़्यादा सोवरेन, ज़्यादा संप्रभु जो थे वो मुग़ल थे, क्योंकि उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी सार्वभौम सत्ता भारत में स्थापित की। इसीलिए हमारे भारत के इतिहास में मुग़लों का जो स्थान है वो तुर्कों की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, दिल्ली सल्तनत की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मुग़ल जो थे वो किसी के अंडर में नहीं थे और भारत में जब यहाँ पर बसे तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के कल्चर के हिसाब से उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया। जबकि जो तुर्की थे, जो सल्तनत वाले हम लोग देखते हैं, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये लोग बाहरी थे और ख़ुद को लास्ट तक बाहरी मानते रहे और खलीफा के जो आदेश होता था उसको लागू करने का प्रयास करते थे। खलीफा जो कहता था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाना है और इस्लामिक परंपराओं को मानना है, तो जैसा खलीफा कहता था वैसा फॉलो करने की कोशिश करते थे। अपनी कोई स्वतंत्र उनके धार्मिक सोच या कोई स्वतंत्र नीति नहीं थी। जबकि मुग़लों ने उस सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, खुद को खलीफा की सत्ता के बिल्कुल पैरेलल इस्टेब्लिश कर दिया। इसलिए ज़्यादा संप्रभु, ज़्यादा सोवरेन कौन थे? मुग़ल थे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? बादशाह कहा गया। अब ये जो पहला मुग़ल बादशाह था बाबर जो था, एक्चुअली ये मिक्स्ड ब्लड था, मिश्रित वंश था ये। इसके जो पिता का जो वंश था वो माना जाता है कि वो जो तैमूरलंग था, तैमूर का वंशज था, और उसकी जो माँ थी वो ये चंगेज़ खां की वंशज मानी जाती है। तो चंगेज़ और तैमूर का मिला जुला ब्लड था ये। हालांकि ये जो बाबर था ये थे बेसिकली तुर्क ही, ये भी तुर्क ही थे, लेकिन तुर्कों की एक शाखा थी चगताई तुर्क। तो ध्यान रखेंगे, मुग़ल जो लोग थे, जैसे बताया कि सबसे पहले अरबी लोग आए, अरबों के बाद तुर्क आए, उसके बाद अफ़गान आए, तो जो मुग़ल थे ये भी तुर्क थे, ठीक है। तो और तुर्कों की एक ब्रांच थी, उसको कहा जाता है चगताई तुर्क। चगताई तुर्क थे ये, और इनकी जो ऑफिशियल टाइटल होती थी, जैसे बाबर अपने नाम के आगे जब तक बादशाह नहीं बना था तब तक वो अपने नाम के आगे मिर्ज़ा लगाता था, ठीक। तो इसलिए मुग़ल अपनी जो ऑफिशियल टाइटल मांगते थे, अपनी जो औपचारिक उपाधियाँ मुग़लों की होती थी, मिर्ज़ा होते थे। तो मुग़ल अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? मिर्ज़ा लगाते थे। जबकि बेसिकली क्या थे? तुर्कों की एक ब्रांच थी, चगताई तुर्क थे ये लोग, ठीक। चलिए, तो यही जो बाबर था, बाबर का जन्म जो था
वो काबुल के पास में हुआ था। और इसके जो पिता थे वो फरगना की एक छोटी सी रियासत के शासक थे। बाद में उनकी मौत हुई तो मात्र 12 साल की उम्र में जो बाबर था वो 1494 में वो शासक बना। और जब वो शासक बना फरगना ट्रांसक्सियाना के पास का एक छोटा सा राज्य था, लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो शासक बना था, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदारों से बहुत सारे चैलेंजेस उसको मिल रहे थे। साथ ही साथ उज़्बेकों ने उस पर हमला कर दिया फरगना पर। उज़्बेकों ने फरगना पर हमला किया, फिर वहाँ से भाग के वो काबुल आया। काबुल से फिर से उसने फरगना पर आक्रमण करने का प्रयास किया, उसको जीतने का प्रयास किया। और शुरुआती जो उसका 8-10 साल था पूरा वो संघर्ष के ही दौर में ही बीता, लगातार वो लड़ता रहा। तो उस लगातार लड़ने और काबुल से वो लगातार फरगना पर अपने कब्जा करने की कोशिश करता था। 1-2 बार बीच में उसका कब्जा हुआ भी, लेकिन हैबाती खां उसका नाम था, उज़्बेक का। हैबाती खां ने उसके सारे प्रयासों को विफल कर दिया। तो लगातार असफलताओं से वो बिल्कुल त्रस्त हो चुका था। और उसकी लड़ाई भी उस समय मध्य एशिया के जो बड़े बड़े योद्धा वर्ग थे उनसे चल रही थी। तो उन्हीं उज़्बेकों से जो और उस्मानियों से भी उसका संघर्ष था। तो उन्हीं उज़्बेकों और उस्मानियों से संघर्ष करते करते वो बिल्कुल ऊब चुका था। फिर जब उसके वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए तब उसने रुख किया भारत की तरफ। तो भारत आना, हालांकि इसने बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि जब से मैं गद्दी पर बैठा तब से ही भारत मेरी एक इच्छा थी। मतलब उसकी एक इच्छा थी कि पहले जैसे तैमूर ने भारत को लूटा था तो बहुत सारा धन दौलत उसके हाथ लगा था। यहाँ से बहुत सारे वो कारीगरों को लेके गया था, अपने अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई थी तैमूर ने। तो वो सारी चीज़ें बाबर के दिमाग में धंसी हुई थी। तो वो भी भारत विजय का सपना बहुत पहले से पाला हुआ था, लेकिन वही था कि उसको कोई बहुत मौका नहीं मिल रहा था। ठीक, क्योंकि उसकी अपनी खुद की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो बाबर भारत के बारे में सोच सके, क्योंकि भारत समृद्ध था लेकिन भारत में उस समय बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं। तो इसलिए पहले वो सोचता था कि पहले अपना जो फरगना काबुल के क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल अच्छे से स्थापित कर ले, तब फिर भारत की तरफ वो रुख करेगा। तो दिमाग में उसके इंडिया था, लेकिन सीधे भारत वो अभी प्लान नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली जब उसके उधर उज़्बेकों ने बिल्कुल पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसका उधर का रास्ता बंद हुआ, तब इसने रुख किया भारत की तरफ। भारत की समृद्धि उसको आकर्षित कर रही थी और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं उसने बाबर को भारत की तरफ अट्रैक्ट किया। और इसी ने सिंधु नदी को फिर बाद में पार किया और सिंधु नदी को पार करके इसने पंजाब पर आक्रमण किया। और पंजाब का उस समय शासक था दौलत खां लोधी ने कोई खास प्रतिरोध नहीं किया। फिर उसने बाबर से संधि कर ली और बाबर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और बाबर का जो दूत था उसको पंजाब में रहना स्वीकार किया। फिर बाबर वापस लौट के आया। दौलत खां लोधी ने फिर से पलटी मारी और उसके दूत को नज़रबंद कर दिया और फिर से पंजाब में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर यहाँ पर जो दौलत खां लोधी था वो एक्चुअली उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, लोधियों का शासन था उस समय दिल्ली में, इब्राहिम लोधी का वो चाचा था रिश्ते में। तो दौलत खां लोधी इब्राहिम खां लोधी से बड़ा चिढ़ता था। वो खुद सुल्तान बनना चाहता था लेकिन इब्राहिम लोधी ने बनने नहीं दिया, तो उसकी टेंशन थी। तो उसी कंडीशन में इसने जो दौलत खां लोधी था उसने फिर से पलटी मारी और अपना एक दूत बाबर के दरबार में भेजा। उसी समय मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा जो थे सिसोदिया वंश के थे। इन्होंने भी इनवाइट किया बाबर को। हालांकि राणा सांगा और ये दौलत खां लोधी ने जो बाबर को इनवाइट किया इसका कोई बहुत हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला है। ये केवल बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। हालांकि क्योंकि बाबर ने जितनी बातें लिखी हैं लगभग सही आप कह सकते हैं। तो केवल बाबर ने ही ऐसा लिखा है कि इब्राहिम लोधी और राणा सांगा का जो दूत थे वो मेरे पास मदद के लिए आए थे, उन्होंने भारत हमले के लिए इन्वाइट किया। ठीक, तो इस समय जो कंडीशन थी यानी खुद बुला रही थी उसको कि अब आ ही जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब। ठीक, तो वही जब भारत पर उसका हमले का मूड बना तो उस समय भारत में अलग अलग छोटी छोटी शक्तियां अपना सर उठा रही थी। इधर मेवाड़ में राणा सांगा इब्राहिम लोधी को चैलेंज दे रहे थे। उन्होंने घटौली की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित भी कर दिया था। इधर सिंध में शाह बेग का शासन था, गुजरात में बहादुर शाह था, विजयनगर में इस समय कृष्णदेवराय का शासन था, नुसरत शाह बंगाल में था, मालवा में जो था वो महमूद शाह सेकंड था और उधर कश्मीर में मोहम्मद शाह था। तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे। कई सारे राज्यों का उल्लेख खुद बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। तो इन्हीं परिस्थितियों में जब उसको इन्विटेशन मिला तो वो फिर से सिंधु नदी पार करता है। सिंधु नदी पार करके 1520-21 में उसने पंजाब में भीरा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया। भीरा के किले पर जब उसने कब्जा किया तो जो भीरा पर उसका हमला हुआ
तो ये भीरे के हमले में पहली बार उसने भारत में माना जाता है कि तोपों का इस्तेमाल किया था। तो जो तोपों का इस्तेमाल उसने किया, जो अपनी आर्टिलरीज यूज़ करनी शुरू की, वो सबसे पहले भीरा के किले पर ही उसने इस्तेमाल किया। कई सारे क्या, खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि तोपों का इस्तेमाल या बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले उसी ने शुरुआत किया, उसके पहले बारूद वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक, फिर उसके बाद वो आया भारत। तो जब पंजाब पर इसका कब्जा हुआ तो उसका सीधा चैलेंज हुआ दिल्ली की तरफ, लेकिन अभी भी काबुल में परिस्थितियां बहुत ख़राब थी तो उसको वापस लौटना पड़ा। फाइनली इब्राहिम लोदी भी अपनी ताकत इकट्ठी करता है और बाबर के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो निर्णायक लड़ाई होती है वो होती है 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत प्रथम, पानीपत फर्स्ट बैटल। और ये जो पानीपत फर्स्ट बैटल किसके किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हालांकि ये जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, बाबर का भारत का पहला हमला नहीं था, इसके पहले ये 4 हमले ऑलरेडी एक कर चुका था, ये इसका 5वां हमला था। अब यही जो पानीपत की लड़ाई थी, पानीपत का जो पहला युद्ध था, ये बहुत ही निर्णायक लड़ाई साबित होती है। बहुत ही निर्णायक लड़ाई साबित होने का मतलब है कि उस समय जो लोदी थे अपनी ताकत इकट्ठा की इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में, उधर बाबर भी अपनी पूरी ताकत के साथ आया। और बाबर की जो सबसे बड़ी ताकत है, हालांकि सेना उसके पास कम थी, माना जाता है कि बाबर के पास केवल 12,000 की फौज थी। 12,000 की फौज के साथ उसने सिंधु नदी को पार किया और इधर लोदियों के पास लाखों की फौज इकट्ठा थी। बाबर ने अपने जो इसके उस्मानिया तोपची थे, उस्ताद जो इसके थे, जो तोपची थे, उसका नाम था उस्ताद अली, और दूसरा इसका मुख्य जो बारूद खाना संभालता था मुस्तफ़ा। तो ये जो उस्ताद अली और जो मुस्तफ़ा थे, ये दोनों उस्मानी थे। इन सबों की उज्बेकों से लड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उज्बेकों से इन सबों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो उसी अनुभव का इस्तेमाल बाबर ने यहाँ पर किया पानीपत के मैदान में। इसके पास छोटी सेना थी, इसके बावजूद लाखों की अफगानों की सेना को इसने तितर बितर कर दिया। तो उसने जो अपनी युद्ध नीति अपनाई, जो उसने युद्ध पद्धति अपनाई, उसको तुलगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है, तुलगमा वॉरफेयर। तो जो तुलगमा इसकी युद्ध पद्धति थी, इसमें क्या किया कि उसे उस्मानी तोपचियों की मदद से उसने क्या किया, जो पहिए वाली गाड़ियाँ होती थी छोटी छोटी, तो उन पर जिस पे वो सामान वो लोग लाद के लाते थे, तो उन सामने बिल्कुल पहिए वाली गाड़ियों को रस्सी से एक दूसरे से बांध दिया, और गाड़ियों के बीच में जो गैप होता था उसी में उसने अपनी तोपें लगा दी। तो गाड़ी होती थी, फिर तोप होती थी, फिर गाड़ी, फिर तोप, पूरी तरीके से उसने सीरीज बना दी। तो इससे क्या हुआ कि उसकी तोपें जो होती हैं आगे पीछे वो मूव कर सकती थी, और तोपों की सुरक्षा के लिए उसने खंदक खुदवा दी थी, कोई सिपाही आ ना पाए सामने से उसको। ठीक है, और दोनों साइड सामने उसने तोपें इकट्ठा कर दी और दाएं और बाएं से उसने अपनी सेनाएं लगा दी, जो घुड़सवार इसके तुर्की घुड़सवार थे। तो इन्हीं के माध्यम से उसने तुलगमा युद्ध पद्धति, जिसमें तोपों का इसने बहुत ही रणनीतिक इस्तेमाल किया, और लड़ाई शुरू हुई। इब्राहिम लोदी भी हालांकि वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन मुश्किल से 2-2.5 घंटे की लड़ाई हुई थी। 2-2.5 घंटे की लड़ाई में अफगानों के पैर उखड़ गए, उनको भागना पड़ा, और इब्राहिम लोदी पकड़ा गया, और उसको खुद बाबर ने मारा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ाते हुए बताया था कि इब्राहिम लोदी इकलौता सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया था। तो बाबर से लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया था, और बाबर ने खुद अपने हाथ से मारा था। हालांकि बाबर ने इब्राहिम लोदी की तारीफ लिखी कि बहादुर योद्धा था, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि वो बहादुर योद्धा था, लेकिन अनुभव उसके पास नहीं था। और बाबर जो था वो उज्बेकों और उस्मानियों से लड़ते लड़ते बिल्कुल पत्थर हो चुका था। तो उसका जीवन इतना संघर्षों से भरा हुआ था कि छोटे मोटे संघर्ष उसको पता नहीं चलते थे। तो मात्र 2.5-3 घंटे की 2-2.5 घंटे की लड़ाई में बाबर ने मैदान मार लिया, और यही जो पानीपत की लड़ाई होती है टर्निंग पॉइंट साबित हो जाती है। हालांकि पानीपत के विजय के बाद दिल्ली और आगरा का उत्तर का पूरा क्षेत्र बाबर के नियंत्रण में आ चुका था, लेकिन अभी भी बाबर के सामने बहुत सारा चैलेंज था। बाबर के सामने बहुत सारा जो चैलेंज था वो इसलिए था क्योंकि अभी राणा सांगा जो था, राणा सांगा ने अभी इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। यानी राणा सांगा अभी भी चैलेंज प्रस्तुत कर रहे थे बाबर के खिलाफ, और बाबर अभी थोड़ा सा पानीपत की लड़ाई के बाद थोड़ा सा मतलब सुकून में आ गया था, रिलैक्स हो गया था कि अब लगता है कि भारत हम जीत चुके हैं। और इतना खुश हुआ कि माना जाता है कि काबुल के जितने नागरिक थे तो सभी नागरिकों को उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। इसी पानीपत की लड़ाई के बाद जीत गया था तो चांदी का सिक्का बंटवाया काबुल में सभी नागरिकों को, और इसीलिए उसको वहाँ के लोग कलंदर कहते हैं। कलंदर मतलब बहुत मस्त मौला, दानवीर करने वाला। तो हर एक नागरिक को उसने काबुल के एक सिक्का दान करा है। तो उधर वो लगा हुआ था, लेकिन राणा सांगा भी
तैयारी में लगे हुए थे। और राणा सांगा के नेतृत्व में बाकी जो अफगान थे, क्योंकि जो लोधी था अफगान था, और इससे पहले आपको बताया था कि जो लोधियों का शासन था लगभग 75 साल का शासन था, तो लोधियों ने ही मुगलों को सबसे ज़्यादा चैलेंज किया। तो राणा सांगा के अंडर में कई सारे लोधी जो थे, जिसमें इब्राहिम लोधी का जो छोटा भाई था महमूद लोधी भी राणा सांगा का साथ देता है। वहीं मेवात का शासक था हसन खां मेवाती, तो हसन खां मेवाती ने भी राणा सांगा का साथ दिया और राणा सांगा ने फिर अभियान किया बाबर के खिलाफ। बाबर ने राणा सांगा के ऊपर आरोप लगाया कि भाई आपने हमें इनवाइट किया था भारत कि हम लोधियों के खिलाफ आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब हम पंजाब और दिल्ली पर हमला कर रहे थे तो राणा सांगा ने मदद नहीं की। राणा सांगा ने आरोप लगाया कि भाई आप कहते कि हमला करेंगे, लूटपाट करेंगे, लूटपाट करके वापस चले जाएंगे। राणा सांगा का ये अंदाजा था कि ये भी तैमूर की तरीके से आएगा और लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा। लेकिन पानीपत के बाद बाबर ने रुकने की घोषणा कर दी कि हम कहीं जाएंगे नहीं, अब यहीं रहेंगे, क्योंकि इतना धन दौलत उसको मिल चुका था और काबुल में इतनी गरीबी और मुफलिसी उसने देखी थी कि वो कहता है कि अब हमें काबुल की फ़कीरी की ज़रूरत है, मतलब काबुल की फ़कीरी हमारे लिए अब ख़त्म हो चुकी है, भारत का धन संपदा हमें मिल चुका है। तो जब इतना धन दौलत मिला तो वो रुकने का फैसला कर चुका था। तो बाबर ने इधर रुकने का फैसला किया। राणा सांगा को टेंशन हो गई कि पहले बोला था चले जाएंगे, अब बोला है कि रुकेंगे। तो इसलिए अब राणा सांगा और इसके बीच बाबर के बीच लड़ाई बिल्कुल अनिवार्य हो गई। राणा सांगा ने अपनी पूरी फौज इकट्ठा की और बहुत बड़ी सेना इकट्ठी थी। माना जाता है कि राणा सांगा और बाबर की जो फौज के बीच 1 और 2 का रेशियो था, यानी कि बाबर के पास 50,000 की सेना थी तो राणा सांगा के पास 1 लाख की सेना थी। बाबर ने होशियारी से आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव था सीकरी के पास खानवा के मैदान में उसने अपनी सेना इकट्ठी की और यही 1527 में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ खानवा। किसके बीच? बिटवीन राणा सांगा और बाबर के बीच। ठीक, अब ये जो खानवा की लड़ाई हुई, ये सीकरी के पास एक जगह था, इसमें बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई। राणा सांगा की तरफ से अफ़गान भी थे, ठीक है, और अफ़गानों में जैसे हसन खां मेवाती था और इब्राहिम लोधी का छोटा भाई जो था महमूद लोधी, दोनों शामिल थे। तो दोनों के बीच लड़ाई होती है, खूब जम के युद्ध होता है। राणा सांगा ने बहुत तगड़ी टक्कर दी और राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ उसने बाबर को भारत में एक बहुत बड़ी सबक दे दी। बाबर को जो बहुत बड़ी सबक मिली वो इसलिए मिली कि राणा सांगा ने इतना तगड़ा प्रतिरोध किया और राणा सांगा की जो छवि थी, पुरानी छवि का मतलब राणा सांगा माना जाता है कि 80 युद्धों के विजेता थे, हर युद्ध में उनको एक घाव लगते थे, बुजुर्ग थे। तो उनके जो क्रेज था सिपाहियों में, तो कहानियाँ बनती थी कि राणा सांगा बहुत बहादुर योद्धा और कभी हार न मानने वाले बड़े ताकतवर योद्धा थे, अकेले कईयों को परास्त कर चुके थे, वो पहले लोधियों को भी हरा चुके थे। तो लड़ाई से ठीक पहले जो बाबर का जो खेमा था, सैनिक खेमा था, उस सैनिक खेमे में बिल्कुल राणा सांगा का खौफ छा गया था। सिपाही बिल्कुल डरे हुए थे, सिपाही लड़ने को तैयार नहीं थे। शायद ही खानवा की लड़ाई होती नहीं अगर बाबर अपने सिपाहियों को मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि सिपाहियों ने राणा सांगा के बारे में इतना सुन चुका था। दूसरे राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी और सिपाही जो थे मुगलों के साथ जो आए थे वो अपने आप को बाहरी समझ रहे थे और उनको लगा कि कहाँ दुश्मन के देश में आके फंस गए। अब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि सिपाही लड़ने को तैयार नहीं थे और भागने की तैयारी में थे। जब इस बात की सूचना बाबर को मिलती है कि हमारे खेमे में सिपाहियों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो बाबर इस बात को लेके बहुत चिंतित हुआ। फाइनली उसने क्या किया कि सिपाहियों को इकट्ठा किया और उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़ोरदार एक मोटिवेशन वाला भाषण दिया और कहा कि अब उसने मोटिवेशन देना शुरू किया कि अब हम जब तक हरा नहीं लेंगे काफिरों को तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। और शराब की सारी बोतलें उसने तोड़ दी, शराब के जो पीपे साथ आए थे सबको उड़ेल दिए उसने कि जब तक हम इनको हरा नहीं देंगे तब तक हम जो है कि चैन से नहीं रहेंगे, कोई ऐशो आराम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। और यहीं पर उसने नारा दिया जिहाद का। तो जो जिहाद का इस्तेमाल हुआ वो अंतिम समय में उसने किया। अंतिम समय का मतलब है कि जैसे सिपाहियों के अंदर जोश भरने के लिए किन काफिरों को सजा देनी। अब सोचिए हमारा शासक वर्ग, आम जो सिपाही होते हैं, आम जो सोल्जर्स होते हैं या आम नागरिक होते हैं, उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं कि बाबर के सिपाही मुसलमान थे और राणा सांगा की सेना में भी सिपाही बहुत सारे मुसलमान थे। बताया कि लोधी भी थे, वो भी मुसलमान थे, मुसलमानों की भी लड़ाई थी। इसके बावजूद उसने जिहाद का नारा दिया, काफिर कहा उनको।
और सिपाहियों को समझ में नहीं आया कितना जोशीला भाषण दे रहे। तो ये जो उसकी बोलने की कला थी, इतना ज़बरदस्त उसने मोटिवेट किया कि सिपाहियों को सही में लगा कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, क्रूसेड, हमें धर्म के लिए लड़ना है, हमें इस्लाम का प्रचार करना है। इसके पहले इस्लाम की याद नहीं आई थी। जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहे थे, वहाँ तो सारे मुसलमान थे, वहाँ कहाँ गया था जिहाद, वहाँ तो नहीं लड़ा। खैर, सिपाही बड़े भोले होते हैं, उनको बस राजा बहका देता है कि धर्म के नाम पर तो धर्म के नाम, जबकि ध्यान रखेंगे हमारे भारत में धर्म के नाम की कोई लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाइयाँ हुआ करती थी। धर्म का बस मुलम्मा चढ़ा दिया जाता था। ये अपनी विजय के लिए शासक ये समझाते थे सिपाहियों को कि अब जब और कोई रास्ता नहीं बचा, भाई देख रहा था कि राणा सांगा के खिलाफ सिपाहियों का मोरल डाउन है, तो चलो धर्म का नाम दे देते हैं। तो ये जो समय समय पर बाद में कुछ राजाओं ने जो जिहाद का नारा दिया या जो विजय के बाद जो गाजी की उपाधि धारण की, वो एकदम शुद्ध राजनीतिक हुआ करती थी सिपाहियों को मोटिवेट करने के। और उसी में इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि अगले दिन लड़ाई लड़ी और दिन भर लड़ाई चली। शाम तक हालांकि बाबर की विजय होती है और राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। उनको उनके अंगरक्षकों ने युद्ध के मैदान से हटा लिया। हालांकि राणा सांगा हार मानने वालों में नहीं थे, वो फिर से तैयारी करके और बाबर पर हमला करना चाहते थे। लेकिन राणा सांगा के खुद के रिश्तेदारों ने, जो करीबी रिश्तेदार और बड़े सामंत थे, उनको देखा कि उनकी जिद के आगे हम लोग का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने राणा सांगा को घायल थे उनको जहर देना शुरू किया और जहर दे के उनको मार डाला। राणा सांगा जैसे योद्धा को खुद उनके ही लोगों ने जहर दे के मार डाला था। तो हमारे जितने बड़े योद्धा थे सब ऐसे ही मरे, अपने ही लोगों ने मारा। खैर, तो इसी खानवा की लड़ाई जो बड़ी मुश्किल से उसने जीती थी, यहीं पर उसने जिहाद का नारा दिया और इसी युद्ध के विजय के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। और जो उनके सिपाही होते थे, तीन सिपाहियों से जो मुसलमान होते थे, तमगा एक टैक्स लिया जाता था, तमगा करके समाप्ति की भी घोषणा कर दी। इतना जोश में आ चुका था। तो ये जो तमगा कर समाप्त किया, इसी खानवा की लड़ाई के बाद अपने मुस्लिम सिपाहियों के लिए उसने ऐसा किया था जो मुसलमानों को खुश करने के लिए एक तरीके से। तो ये केवल जिहाद का नारा केवल युद्ध जीतने के लिए था। उसके बाद जिहाद वो भूल गया, क्योंकि उसके बाद भी कई लड़ाइयाँ उसके मुसलमानों के खिलाफ रही हैं। ठीक, चलिए, तो जितना पानीपत की लड़ाई ने उसको मजबूती नहीं दी, उससे ज़्यादा मजबूती उसको किससे मिली? खानवा से मिली। क्योंकि खानवा के बाद पूरा ये मेवाड़ और उत्तर भारत बाबर के कदमों में आ चुका था। अब बाबर तेज़ी से आगे बढ़ता है और अगले ही साल यानी 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। तो जो चंदेरी की लड़ाई होती है ये राजपूतों के खिलाफ है। राजपूत राजा थे मेदिनी राय के खिलाफ उसने हमला किया और ये भी लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में राजपूतों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया और यहाँ भी मारकाट कत्लेआम मचवाया बाबर ने। पूरा कहा जाता है कि उसने सैनिकों की जो कटे हुए सर थे उनको इकट्ठा करवाया और उनके खोपड़ियों को बिल्कुल टीला उठवा दिया था उसने। तो राजपूत मारे गए, लेकिन सारे मरे, कोई बचा नहीं, सब वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। और जो राजपूत रानियाँ थीं, जो उनकी विधवाएं थीं, उन लोगों ने फिर जौहर व्रत का पालन किया। तो जौहर यहीं पर हुआ था, चंदेरी में ही। ठीक, सारे राजपूत मारे गए थे उस समय। क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद चंदेरी से आगे बढ़ता इधर बनारस आगे होते हुए घाघरा और गंगा नदी के संगम पर, जो बिहार में पड़ता है, घाघरा बिहार बॉर्डर पर, तो घाघरा और सोन नदी के संगम पर अफगान कुछ अपने इकट्ठा हो रहे थे और इधर बंगाल से नुसरत शाह था। तो बंगाल और बिहार के जो अफगान थे उन लोगों ने मिलकर बाबर का सामना किया और 1529 में 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ घाघरा। तो ये जो घाघरा की लड़ाई थी, इसमें ये बंगाल वाला था नुसरत खां और बाकी जो बिहार के अफगान थे, बिहार और पूर्वांचल के जितने अफगान थे, उन सबों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और यही घाघरा की लड़ाई पहली लड़ाई मानी जाती है जिसमें पहली बार जल और थल दोनों पर, यानी घाघरा और गंगा के संगम पर था, तो नाव से भी लड़ाइयाँ हुई थी। तो माना जाता है कि जल और थल, पानी और ज़मीन दोनों पर एक साथ लड़ा गया था युद्ध। और इस लड़ाई के बाद घाघरा में जब इधर बिहार बंगाल के अफगानों को और नुसरत शाह को हराया, तब पूरा उत्तर का राज्य बाबर के कंट्रोल में आ गया। बाबर इसके बाद आगरा लौटता है, आगरे को अपना सेंटर बनाता है और आगरा में एक बिल्कुल ही ज्योमेट्रिकल शेप में उसने एक नूर अफ़गान एक बगीचा लगवाया था। बाबर को बाग बगीचे का बड़ा शौक था, तो उसने नूर अफ़गान नामक एक बगीचा लगवाया था। और इसने सड़क को मापने का एक पैमाना, स्केल होता है, एक स्केल ईजाद किया था जिसको कहा जाता है गज़े बाबरी। तो गज़े बाबरी जो था उसका स्केल था। खैर, तो ये जो बाबर की विजय हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको बताया था 1526 कौन सा, पानीपत,
27 खानवा, 28 चंदेरी, 29 घाघरा। तो पानीपत किससे हुआ था? इब्राहिम लोदी। खानवा किससे हुआ था? राणा सांगा। चंदेरी किससे हुआ था? मेदिनी राय। और घाघरा किससे हुआ था? अफगानों से हुआ था। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। एग्जाम में आपके सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो सीक्वेंस इसका था ना। इसके पहले भीरा हो चुका था, 1-2 लड़ाइयाँ वो पहले भी लड़ चुका था। खैर, और इन सभी लड़ाइयों में बाबर एक विजेता के तरीके से उभरा। कहीं पर उसने धर्म का इस्तेमाल किया, कहीं ताकत का इस्तेमाल किया, जहाँ जो जैसे कर सकता था वैसे वैसे उसने इस्तेमाल किया। बाबर एक बहुत ज़बरदस्त योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा योद्धा था, क्योंकि बचपन से आपको बताया था कुछ बेकों से, उस्मानियों से उलझता था ये, तो उसके संघर्षों की वजह से बहुत मजबूत हो चुका था। इसके अलावा उसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो एक बहुत अच्छा कवि था, बहुत अच्छा पोएट था। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी, तुजुक बाबरी, तो ये जो तुजुक लिखी उसने, तुजुक बाबरी, या कहीं कहीं उसको बाबरनामा भी कहा जाता है। तो ये जो तुजुक बाबरी या बाबरनामा है, ये भारत में लिखी गई सबसे अच्छी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, बाबरनामा। ठीक है, ये जो बाबरनामा इसने लिखी, ये तुर्की भाषा में लिखी, ध्यान रखिएगा। उस समय हालांकि फ़ारसी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन बाबर की जो मातृभाषा थी तुर्की। तो पूछा जाता है कि बाबरनामा किस लैंग्वेज में बाबर ने लिखी थी? तुर्की में लिखी थी, या तुजुक बाबरी इसको कहा जाता है। इसी को कहीं कहीं वाक़ियात बाबरी भी लिखा गया है। तो ये जो तुजुक बाबरी है, ये इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये भारत में लिखी जाने वाली सबसे अच्छी आत्मकथा मानी जाती है। और इसका बाद में बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी हुआ। जैसे इसका पोता जब बादशाह बना अकबर, तो अकबर के समय सबसे पहले पायंद खान ने इसका तुर्की से फ़ारसी ट्रांसलेट किया। ठीक है, यानी फ़ारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया। फिर बाद में 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका बाबरनामा का या तुजुक बाबरी का उसने भी पर्शियन यानी फ़ारसी में अनुवाद किया। फिर बाद में इसका फ़ारसी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया 1826 में। तो 1826 में 3 अंग्रेज़ थे, जिसमें लिडन था, अर्स्किन था और सेल्डिंग था। तो लिडन, अर्स्किन और सेल्डिंग ने मिलके इसका फ़ारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, तो कई सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो इसी में ये सारी डिटेल ये अपनी बताता है। जैसे जितने राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, वो सारी डिटेल वो बाबर ने खुद अपनी बायोग्राफी में दी है। और उसमें सबसे ज़्यादा वो तारीफ़ करता है कृष्णदेवराय की। वो बताता है कि भारत के सबसे शक्तिशाली जो राजा था विजयनगर और कृष्णदेवराय, इसीलिए बाबर उत्तरी रहा, वो दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ा, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ताकतवर है। तो बाबर इधर नहीं आया था, उधर ही रह गया था। ठीक, तो वो खुद लिखा था कि और कृष्णदेवराय सब भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में उसने लिखा, इब्राहिम लोदी की तारीफ़ लिखी, सब कुछ लिखा उसने। इसकी जो विश्लेषण करने की जो क्षमता थी, जो एनालिसिस करने की पावर थी, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। विश्लेषण बड़ा अच्छा करता था। इसकी जो दृष्टि थी वो बहुत महीन थी। वो सारी चीज़ों के बारे में बड़ा सटीक वो लिखता था, यहाँ के मौसम के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के रहन सहन, इमारतें, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, सब के बारे में इसने लिखा है। यहाँ के बाग बगीचे, फूल फल, सबको डिटेल में उसने लिखा है। और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में, राजाओं की जितनी जानकारियाँ हो सकती थी, वो सारी चीज़ें उसने अपने हिसाब से लिखी हैं। उसको भारत की सारी चीज़ों के अलावा जो चीज़ें लिखी हैं वो तो खैर डिटेल में है। हालांकि उसको भारत की 1-2 चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसको भारत का मौसम रास नहीं आता था, और उसको काबुल का मौसम बड़ा याद आता है। काबुल ही उसके बर्थ प्लेस था, तो बताता है कि काबुल का बड़ा खुला साफ़ सुहाना मौसम बड़ा अच्छा लगता है। भारत में बहुत ज़्यादा बारिश, हालांकि उसने लिखा है कि रोज़ बारिश होती है, रोज़ बारिश तो भारत में कहीं नहीं होती। तो उसने लिखा है कि इतनी ज़्यादा और अक्सर बारिश होती रहती है। उस बारिश की वजह से हमारी तलवारों में जंग लग जाते हैं, बारूद ठीक ढंग से काम नहीं करते, और बारिश के बाद बिल्कुल चिपचिपा मौसम, बिल्कुल उमस भरी गर्मी, जैसे उमस वाला होता है ना, पसीना हो जाता है, चिपचिपा, सूखता नहीं, तो बिल्कुल उमस वाला मौसम, उसका दमघोटू मौसम लगता है उसको। और काबुल का साफ़ सुहाने मौसम को याद करता है। और भारत के दमघोटू मौसम की बिल्कुल उमस होती है, यहाँ हमारा दम घुटता है, बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। तो इसीलिए जब 1530 में इसकी मौत हुई, तो 1530 में इसकी मौत हुई, तो इसकी मौत के बाद आगरे में जो इसने नूरे अफ़गान बनवाया था अपना बगीचा, तो इसको आगरे में ही दफन कर दिया। आगरे में एक जगह है आराम बाग, तो आराम बाग में इसको दफन कर दिया गया बाबर को। अब इसको दफन तो कर दिया गया, लेकिन अंदर उसका दम घुटने लगा कि बस उसको यहाँ पर मज़ा नहीं आता था।
तो फिर बाद में इसको फिर उखाड़ के ले गए और फिर फाइनली इसका जो बर्थ प्लेस था काबुल। तो फाइनली जो बाबर का मकबरा बना वो कहाँ बना? काबुल में बना। तो अगर पूछा जाए बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। अब जैसे एक लाइन हम क्या बोले कि बाबर को दफन किया गया, फिर इसका दम घुटने लगा। अब मरने के बाद इंसान का दम कैसे घुटा होगा? तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब इसकी मौत हुई तो इसको यहाँ पर इसके बेटों ने दफन कर दिया। फिर इसके बेटों ने इसकी आत्मकथा पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा था उसने कि भाई यहाँ बड़ा दम घुटता है, यहाँ पर चैन नहीं मिलता, हमको काबुल की बड़ी याद आती। तो उसके बेटों को लगा कि अब्बा हुजूर को नीचे भी यहाँ चैन नहीं मिल रहा होगा, मरने के बाद भी दम घुट रहा होगा, वहीं लेके चला जाए। तो सब ने फिर से उखाड़ा उसको और ले आके फाइनली काफन में दफन किया। तब से वहीं पर वो पड़ा हुआ है चैन से, नहीं तो पता नहीं यहीं छोड़ दे, भूत प्रेत बन के परेशान करे हम लोग को। खैर, तो फाइनली इसका मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। यही भारत का पहला मुग़ल बादशाह है जिसका मकबरा भारत से बाहर है। ध्यान रखेंगे, मुग़लों के मकबरों से क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसका जो मकबरा है वो भारत से बाहर बना। ठीक, चलिए। अब जो बाबर था, बाबर के 4 बेटे थे। यही बड़ी समस्या थी, क्योंकि बाबर को पता था कि चारों बेटे थे, चारों ठीक ठाक थे। तो इसको लगा कि कहीं सक्सेशन वॉर न शुरू हो जाए, कहीं उत्तराधिकार युद्ध न शुरू हो जाए। तो इसने क्या किया कि अपने जो साम्राज्य का एक वसीयत तैयार किया। वसीयत होता है तो पहले बंटवारा कर दिया। तो इसका जो सबसे बड़ा बेटा था इसका हुमायूं, ठीक है, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जो कामरान था, मतलब सबका बंटवारा उसने कर दिया, प्रॉपर्टी का बंटवारा उसने वसीयत पहले ही लिख दिया था। तो जो कामरान था, तो कामरान को इसने दिया काबुल, बेटा तुम काबुल वाला क्षेत्र संभालोगे, जो इनका मूल निवास था। अस्करी को मिला संभल, संभल उसने किसको दिया? अस्करी को। और जो हिंदाल था, हिंदाल को मालवा दे दिया गया। ठीक है, यानी छोटे थे ये सब, जिनको छोटे छोटे रियासतें। मेन जो आगरा और दिल्ली वाली रियासत थी वो इसके सबसे बड़े बेटे को मिली, किसको? हुमायूं को। अब वसीयत अगर किया गया है तो वसीयत में कायदे से बंटवारा होना चाहिए, भाई जितने बच्चे हैं सबको बराबरी से दिया जाए। आज भी जैसे बंटवारा अगर होता है भाइयों में, तो ऐसा तो होता नहीं कि जो बड़ा भाई है उसको ज़्यादा हिस्सा मिले और छोटा भाई है उसको कम हिस्सा मिले। बाबर की यही गलती हुई, उसने बड़े वाले को ज़्यादा दिया, छोटे वालों को कम दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर वसीयत हुई है, चारों बेटे हैं, तो बराबर होना चाहिए था। इसी बात को लेके ये चिढ़े हुए थे। अब बाबर तो मर गया, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपनी दुश्मनी सब किससे निकालेंगे? हुमायूं से निकालेंगे। हालांकि हुमायूं ने बराबरी से बंटवारा किया, मतलब कि इन सबों को संभालने की कोशिश की, क्योंकि ये छोटे भाई थे, लेकिन इन सबों ने कभी भी हुमायूं पर भरोसा नहीं किया। जब हुमायूं की स्थिति अच्छी होती थी तब उसका सभी सब सपोर्ट करते थे, जब हुमायूं की स्थिति खराब हो जाती थी तो ये सब लड़ने भी पहुंच जाते थे। तो कभी भी इन भाइयों ने हुमायूं का साथ दिया ही नहीं, और सबने मौका परस्ती की। अब इसकी वजह क्या थी कि भाई क्यों भाई इस पर भरोसा नहीं करते? ये बाबर की वसीयत थी कि भाई अगर भाईचारा है, बराबरी का बंटवारा, वैसा थोड़े कि बड़े वाले को ज़्यादा देंगे, छोटे वाले को कम देंगे, तो झगड़ा होगा ही होगा। हालांकि इसको सक्सेशन वार नहीं कहते, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं ही बादशाह बना, इनकी स्थिति कमज़ोर थी। तो इन सबों ने कभी भी मतलब बहुत इफेक्टिव सपोर्ट नहीं किया इसको। ज़रूरत पड़ने पर धोखा भी दिया, ज़रूरत पड़ने पर इस पर हमला भी किया, इनमें आपस में भी लड़ाइयाँ होती रही। इसी वजह से हुमायूं की जो शुरुआत ही थी वही गड़बड़ हो चुकी थी कि वसीयतें में उसको मिल गया था सब कुछ। ठीक है, चलिए खैर, अब क्या मिला, कैसे मिला, हुमायूं का जीवन कैसा रहा, इस पर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मुगल काल हम लोग का कुछ दिनों तक चलेगा। आपको बताया कि ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें खींचातानी थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।